कंसेप्चुअल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिकता के बारे में। सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा शब्द लगता है ना? लेकिन इसके पीछे का कानून, इसमें हुए बदलाव और इस पर छिड़ी भैंस काफी गहरी और जटिल है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर भारत का नागरिक होने का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आईडी कार्ड है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि हमारी पहचान से जुड़ा है और यही हमारी पूरी चर्चा की नींव है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जड़ से शुरू करते हैं, यानी हमारे संविधान से। अब देखिए, ये एक काफी दिलचस्प बात है। हमारे संविधान ने सिर्फ ये बताया कि भाई 26 जनवरी 1950 यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन कौन था। संविधान बनाने वालों ने भविष्य के लिए सारे नियम तय नहीं किए, बल्कि ये अधिकार संसद को दे दिया। और ये जो अधिकार है, ये संसद को मिलता है आर्टिकल 11 से। ये आर्टिकल कहता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे खत्म होगी, इस पर कोई भी कानून बनाने की सबसे बड़ी पावर संसद के पास होगी। और जानते हैं, 1955 का मशहूर सिटीजनशिप एक्ट और उसमें हुए सारे बदलाव सब इसी आर्टिकल की वजह से मुमकिन हुए हैं। तो इस 1955 के एक्ट ने नागरिकता पाने के, आप कह सकते हैं, 5 रास्ते बना दिए। पहला, जन्म से। दूसरा, अगर आपके माता पिता भारतीय हैं तो वंश से। तीसरा, रजिस्ट्रेशन करवाकर। चौथा, प्राकृतिकीकरण, यानी एक लंबे समय तक भारत में रहकर। और पांचवा, अगर भारत किसी नई जगह को अपने में मिला लेता है तो वहां के लोगों को नागरिकता देकर। भारत की नागरिकता का एक और बहुत बड़ा सिद्धांत है एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। जैसे आप यूपी या तमिलनाडु के नागरिक नहीं कहलाते। ये अमेरिका से अलग है, जहां दोहरी नागरिकता होती है, एक देश की और एक राज्य की। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों में क्षेत्रीय पहचान से ज्यादा राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हो। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA की। आखिर ये है क्या और इसमें ऐसा क्या है जिस पर इतनी बहस हो रही है? सबसे पहली बात, ये कानून हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ 3 पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों पर लागू होता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। दूसरी बात, ये उन 3 देशों के भी सभी लोगों के लिए नहीं है। ये सिर्फ 6 खास अल्पसंख्यक समुदायों के लिए है। ये समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। और एक और जरूरी चीज है, 1 तारीख। ये कानून सिर्फ उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके थे। ये कट ऑफ डेट बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि CAA ने असल में बदला क्या? देखिए, नागरिकता पाने का एक तरीका होता है नेचुरलाइजेशन, मतलब काफी समय तक भारत में रहकर नागरिक बनना। पहले इसके लिए आपको 11 साल भारत में रहना पड़ता था। CAA ने इन्हीं 6 समुदायों के लिए इस शर्त को घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया। अब जैसे ही ये संशोधन आया, पूरे देश में एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो इसे ठीक से समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों पक्षों की दलीलों को निष्पक्ष होकर सुने और समझें। सरकार का पक्ष ये है कि ये एक मानवीय कदम है। उनका कहना है कि इन 3 इस्लामिक देशों में जिन अल्पसंख्यकों पर धर्म के नाम पर अत्याचार हुआ, उन्हें शरण देना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका तर्क है कि नागरिकता देने के लिए धर्म को आधार बनाना हमारे संविधान के आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार के खिलाफ है। तो एक बात साफ कर लेते हैं, CAA का काम नागरिकता देना है, छीनना नहीं। इसका मुख्य काम है इन खास ग्रुप के लोगों को, जिन्हें अब तक अवैध प्रवासी माना जाता था, उन्हें नागरिकता के लिए अप्लाई करने का हक देना। अच्छा, अक्सर CAA के साथ NRC का नाम भी जुड़ता है, पर ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। NRC एक प्रस्तावित प्रक्रिया है जिसका मकसद देश में रह रहे सभी कानूनी नागरिकों की पहचान करना है। इसका पूरे देश में क्या प्रारूप होगा, ये अभी तक तय नहीं है। अब जैसे ये कानून बना, इसे फौरन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। तो अब इस कानून का भविष्य पूरी तरह से हमारी सर्वोच्च अदालत के फैसले पर टिका है। तो कोर्ट में इसे किन बातों पर चैलेंज किया गया है? देखिए, मुख्य तौर पर 3 बड़ी दलीलें हैं। पहली कि ये समानता के अधिकार यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। दूसरी कि ये हमारे संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल ढांचे को कमजोर करता है।
और तीसरी कि ये 1985 के असम समझौते के खिलाफ है। अब इसके जवाब में सरकार का क्या कहना है? सरकार की भी अपनी दलीलें हैं। पहली ये कि आर्टिकल 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी शक्ति देता है। दूसरी ये कि ये उचित वर्गीकरण है क्योंकि ये खास देशों के खास उत्पीड़ित समूहों पर ही फोकस करता है। और तीसरा कि ये देश की विदेश नीति से जुड़ा मामला है। नागरिकता की इस पूरी बातचीत में एक और टर्म बार बार आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है OCI, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। लोग अक्सर OCI को डुअल सिटीजनशिप समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि OCI भारतीय मूल के उन लोगों के लिए एक तरह का आजीवन वीजा है जो अब किसी और देश के नागरिक बन चुके हैं। इससे उन्हें भारत आने जाने और काम करने की सहूलियत मिलती है, पर वे भारत के नागरिक नहीं होते और न ही उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, सीधी सी बात है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन वो होता है जो है तो भारत का नागरिक पर रहता विदेश में है, उसका पासपोर्ट इंडियन होता है। वहीं OCI होल्डर अब किसी और देश का नागरिक बन चुका है और उसका पासपोर्ट भी विदेशी होता है। इसलिए NRI वोट दे सकते हैं पर OCI होल्डर नहीं दे सकते। तो आखिर में नागरिकता है क्या? ये सिर्फ एक कानूनी हैसियत नहीं है, ये एक इंसान और उसके देश के बीच एक गहरा कानूनी और भावनात्मक रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो हमें कुछ अधिकार देता है और बदले में हमसे देश के प्रति वफादारी की उम्मीद रखता है। और ये पूरी बहस हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है। सवाल यह है कि क्या नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति असीमित है या फिर उसे समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे संविधान के मौलिक सिद्धांतों के दायरे में रहना होगा। इस सवाल का जवाब जो भी होगा वो भारतीय लोकतंत्र के भविष्य की दिशा तय करेगा। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।